और हमेशा की तरह जो हमारा एक कार्यक्रम है सिटी प्राइड कार्यक्रम में हम अपने शहर के जो रत्न जो मणियाँ हैं हमारे शहर की, जिससे हमारे शहर का नाम इस देश के पटल पर छाया हुआ है, हम ऐसे तमाम नामचीन हस्तियों को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं और आपके समक्ष इस आशय से प्रस्तुत करते हैं कि बहुत सारे जो दर्शक बंधु हैं जिनमें टैलेंट है, जिनमें बहुत कुछ, जिनको लगता है कि हम भी बहुत कुछ निकल सकते हैं आगे, लेकिन एक उचित मार्गदर्शन के अभाव में वो आगे नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी हस्तियों से आपका जो साक्षात्कार है वो करवाता हूँ कि आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। तो आज जिन हस्ती को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, इस न केवल शहर बल्कि देश की भी बहुत महान विद्वान हैं, और वो कोई और नहीं जो महान इंसान जो ये हस्ती हमारे बीच है वो है आदरणीय श्याम सुंदर निगम जी। आप कवि, कथाकार, समीक्षक और यही कानपुर में रतनलाल नगर में आदरणीय आपका हमारे जो स्टूडियो है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी बताना चाहूँगा कि आपका जन्म 15 अगस्त 1946 को कानपुर में हुआ है। आपकी शिक्षा MA LLB है। आप भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकारी के 2003 में सेवानिवृत्त हुए हैं और 1985 से आप लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में मोड़, इम्तिहान ये कथा संग्रह है, जंगल का तापमान, खदबदाहट ये है, अनुकथन, पहलुए, भीतर घाम बाहर छाव ये समीक्षा है, कुछ उपमेय, कुछ पत्रकारिता, प्रदीप, ये कृतियां हैं आपकी। स्मृति मंजूषा प्रार्थना का संकलन और संपादन भी आपने किया हुआ है। इसी के साथ निमित्त साहित्यिक संवाद पत्रिका का संपादन भी आपने किया। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, स्वयं को गौरवान्वित करता हूँ कि आप शिक्षण मीडिया स्टूडियो में आज हमारे मध्य हैं, हमारे दर्शकों के मध्य हैं। मुझे ज्ञान था, सूक्ष्म रूप से मैंने आपका जो परिचय है अपने दर्शकों के समक्ष रखा है। बहुत संभव है कि इसमें बहुत कुछ छूट रहा होगा, कुछ ऐसे जीवन के संस्मरण, कुछ ऐसे जीवन के घटनाक्रम जिसको दर्शकों को जानना बहुत जरूरी होगा। जानते हैं मैं आप ऐसे पत्रकार हैं और ये विकास जी बैठे नहीं, मैं मित्रों इसके साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में मैं तो आपके समक्ष अनुगत रूप से आता ही हूँ, लेकिन हमारे साथ आज हमारा साथ देने के लिए हमारे वीडियो में हमारे बीच सुकवि और शिक्षक विकास अक्षत व्योम के नाम से लिखते हैं और बहुत ही संजीदा है साहित्य के प्रति इस नगर में। मैं राजी आपका भी अपने सह एंकर के रूप में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि जो मेरा मैं ना कर पाऊंगा वो दो लोग जो है मिलकर कर लेंगे, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। आपको 2 को कैसे करना साक्षात्कार बहुत सारे खट्टा 2 जरूर हो गए हैं, मगर जिसको वो अकेला ही हम लोग भारी बैठे बहुत ही अच्छा है। एक बात निकल के आती है जब किसी भी हम दिए को देखते हैं तो शुरुआत से लेके चलते हैं। मैंने आदरणीय के बारे में पढ़ा है और जानता हूँ कि बाल्यावस्था आपका थोड़ा संघर्ष में रहा है, और कविता भी तभी जन्मती है क्योंकि किसी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि। तो काव्य है जो, क्योंकि काव्य तो संवेदना का एक रूप है, तो वहाँ से जरूर ये चीज़ निकली होगी। तो आपके लेखन में ये जो छाप है कहीं से, कोई जो संघर्ष है आपके बचपने का, ये लेखन में भी जरूर रहा होगा सर, जहाँ से आपको लेखन की प्रेरणा मिली, इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे ऊपर जी लेखन जैसी कोई चीज दबाव नहीं बना पाई कभी। अच्छा, कि हमको लिखना है, हमको चीजें जैसे आपने भी कहा संघर्ष में जीवन रहा थोड़ा जी, तो संघर्ष हमारा जीवन ही संघर्ष रहा, और उस संघर्ष के बीच पैरों में सर में भोले भी पड़े, मगर लोगों के आशीर्वाद का हाथ, इसी जो भी आप थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था जी, नाम का जी,
उस पृष्ठभूमि को, उस वातावरण को प्यारे पूर्वा के नाम से इसीलिए संकेतित करता हूँ कि ये सिग्नल लोगों को। तो अब उस समय की उपेक्षाएं, और अपमान तो नहीं कह सकते हैं, उपेक्षा ही करेंगे क्योंकि छोटे बच्चे का कोई उसमें अपमान करने की स्थिति नहीं थी, मगर उपेक्षा जो थी वो कहीं न कहीं भीतर ऐसे बसती गई बसते बसते नहीं पड़ा, ढट्ठा पड़ता है, गांठ बन जाती है। तो भीतर भी मन में गांठ पड़ गई, अब उड़े रह करके टीसती है। और खास करके जब उस दिन की या उस समय के वातावरण में पलता हुआ कोई बच्चा अगर सामने दिख जाए तो उसमें ये बारौली गांव का सैमसुंदर निगम दिखाई देता है। जब हम उसको लिखने बैठते हैं तो हम एक्चुअली अपने को लिख रहे होते हैं, आत्मरचित ही हर लेखक का होता है। फिर उसमें तमाम सारे लोग इतने चेहरे देखते हैं कि वो फिर जग की रचना हो जाती है, लोक रचना हो जाती है। लिखते तो आप ईमानदार नहीं रह सकते हैं अगर अपने को, दूसरे को लिखने में अनुभूतियां ज़्यादा काम करती हैं। कितनी गहराई से आप किसी गाय को या हुआ देखते हैं या किसी सड़क पर चलते हुए बालक को या महिला को, उन अनुभूतियों में जब आप वही हो जाते हैं तब तो आप लिख पाएंगे, वरना आत्मरचित से अच्छा लेखन हमें नहीं समझ में आता कि हम कैसे कर सकते हैं। अनुभूतियों में घुसना, अनुभूतियों में घुसना जो है वो थोड़ा कठिन है, और तब अनुभूतियों में जाने का मतलब देखिए कि हमारे लिखने में और जिन नाम की हमारी कहानियाँ हैं, मोड़, हमारे जीवन में इतने मोड़ आए कि उसका जो नायक है वो जहाँ से शुरू करता है और इम्तहान तक पहुँचता है जाकर के दूसरे उसमें, वो उसके जीवन की परीक्षा जो आती है वो वहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको बताया कि इम्तहान कहानी जिस दिन हमें लेखन खत्म करेगी उसके बाद से आज तक हमें उसको दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें मैं हूँ और मैं पहचानता हूँ, दूसरे लोग दूसरों पहचानते कोई दूसरा। ठीक बात, मैं देखता हूँ कि मैं ही हूँ ये जिसके पिता को रेलवे के पुल से लकड़ी के अभाव में नदी में यूं ही ढकेल दिया जाता है, लकड़ी तक नहीं मिलती उनको, वो मैं 24 साल की उम्र में बिड़ी हुई माँ जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, गरीबी से लड़ने के लिए जब वो कांच लगा करके और हमारी पढ़ाई के लिए जंगलों में बकरियों को चराती, बकरियां अपनी नहीं थी, दूसरे के लेकर के, ऐसा ही नहीं थी। तो वो जब एक 24 साल की लड़की जब कांच लगाए गाँव में उस समय, और बड़े वर्ग की तो ताकत है, तो ज़्यादातर लोगों की नजरें खुली जामों पर रहती थी, उनके कस्टमर नहीं रहते थे। तो ये गांठें जब बन गए और जब पक गए, यही हमारा लेखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी और इसीलिए मैंने कहा कि उस संघर्ष की छाप जब तक साहित्यकार के ऊपर तक वो सोना पक के बाहर नहीं आएगा, सोना तब के बाहर तभी आएगा जब कुछ ऐसी ही चीजें निकल के आएगी। मैं ये ऐसा मेरी प्रचलता भी थी। करना चाहेंगे आप बताएं कि हमारी शिक्षा के जीवन में अध्यापक इतने ऐसे अच्छे मिले कि मैं जो प्रिंसिपल साहब थे तो मैं बगल में झोला डाले और चौटैया रखा है और चंगुट्टी पर जाके उनके पैर छूता था सुबह, और वहीं से पैर छू के वो पढ़ते रहते थे। मैं क्लास में चला था, जिस दिन खड़े हो जाते थे जी क्या बात है लाला क्या सोचते थे, कोई प्रॉब्लम तुरंत वो दूसरे मास्टर समाज शर्मा जी थे, एक मिस्टर जी हैं अभी भी जीवित हैं, पिछले बार हम गए थे उनके पास, उनको बुलाते थे कि इस लड़कों की क्या समस्या क्या है। कभी हमको इसकी नहीं बनानी पड़ी किसी विषय की, स्कूल की इम्तहान की जो आप लोग काफ़ी जानते हैं, जो बाद में पढ़ने में मोटी काफ़ी बना लेते थे, सब कुछ हिंदी अंग्रेजी गणित सब उसमें पढ़ते थे। किताबों की कभी
फीस कभी देनी ही नहीं पड़ती, प्रिंसिपल साहब अपने आते और बड़े बाबू को दे देते कि साल के आखिरी में इसका जो वजीफा होगा उसे काटेगा या हम लोगों से दे देगा। आपने कहा कि जब संघर्ष आए तो साथ में आशीर्वाद भी है। हाँ, तो ऐसे आशीर्वाद ये वही एक दिन हम स्कूल नहीं पहुँचे थे जुलाई से, एक दिन तो शाम को 3 मास्टर हमारे घर आ जाते थे कहते हुए। उसके बाद क्या वो लड़का आया था, बीमार रहते थे, मेरी घर में थे तो वो लगे माता का काढ़ा और ये बना करके पी कर उसकी खांसी वांसी ठीक हो जाती थी। वो आते थे साथ में दवा लेके आते थे और ये देखते थे कि दूसरे दिन लड़का स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा। उनकी बिल्कुल पिता न होने का आभास ही नहीं हुआ की वजह से। और इससे एक कविता जब पैदा हुई कि पिता अगर तुम होते तो, एक कविता अगर तुम होते तो क्या क्या करते। इन लोगों की वजह से जीवन जो बहुत कठिन था वो इतना सहज हो गया कि करना क्या आज की पूजा की जा सकती है, पूजा की जा सकती है उस वृत्ति की, उस प्रवृत्ति की। आज ये इसीलिए मैं सारी रचनाओं में अपने इनको भी जैसे कई मास्टर अध्यापक लोग होते हैं, मैं उनको पैर नहीं छूनेंगे, कोशिश करता हूँ कोई अध्यापक हमसे उम्र कितना ही छोटा हो, हम साहित्य के रूप में कितने ही आगे आ गए हों या जहाँ भी खड़े हैं, कोई अध्यापक हमारे पैर नहीं छूने। एक वो अलग से छाप होगी। जी बताइए क्या चीज़ है? जैसे सर अभी आपने बताया कि आपने जैसे संघर्ष में रहा, तो संघर्ष से एक जो कष्ट मिले, जो उनसे जो पीड़ा उपजी, उसे छटपटाहट लेखन किया। छटपटाहट तो कहीं ना कहीं आपकी लेखन में भी नजर आती है जो, और उस छटपटाहट को आपने सशक्तिकरण कर उसमें उसको किया अपने देशज भाषा पब्लिक है जो लोगों का बेहतर तरीके से तो क्या मेरा ये पूछना है कि आपका जो लेखन है उसमें जो छटपटाहट को आपने निरूपित करने की कोशिश की, क्या आपको नहीं लगता पारमार्थिक या प्रांतिक भाषा का प्रयोग करते तो क्या हम अपने पात्रों जो हमारे पात्र जहाँ से हम उठाते हैं उसमें उठाया है और हमारे गुस्सा में कुछ कहना चाहता है कि इसको हमको मारना है बहुत जोर से कि इसका दिमाग सीधा हो जाए, तो अगर वो ये नहीं कहेगा हमक एक लाख मारो इसकी कमर में, तब तक वो ताकत नहीं पैदा हो पाएगी उस डायलॉग में। अगर कहें जरा इसको सीधा करो, इसको 2 घंटा लगाओ, सीधी सीधी भाषा नहीं हो, जहाँ से बात उपजा है उसकी वही की भाषा। जब तक हम उसकी बोली नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आप भी रचनाकार हैं, बिल्कुल वो तो सही है, बहुत ही अच्छा है। तो जब तक हम उस परिवेश में नहीं जाएंगे और जब तक उस पात्र की जीवन में घुसेंगे नहीं, खड़े नहीं हो, हम ईमानदारी नहीं दिखा सकते। बिल्कुल सही। उसको सही ढंग से अगर एक तो उसमें विष्णु त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार आप जब जानते हैं, उनका निगम ये आपने जो लिखा है ये दो टाइम का भोजन भी जिसके लिए जुगाड़ नहीं होता है, यहाँ आप जून लिखते 2 जून का तो ज़्यादा अच्छा होता है। जून समय कोई बोलते हैं हाँ, 2 जून की रोटी। तो हमने चूँकि बड़े बहुत वरिष्ठ हैं, बड़े आदरणीय हैं, हमने कुछ नहीं कहा। बाद में उनसे जब हमारी बात हुई, हम कहा पंडित जी वो माता जी हमारी गुस्सा में बोल रहे हैं और गुस्सा में आदमी सर्व को ताकत वहाँ से मिलती है। देशज जो शब्द है वही जैसे मैंने इससे जुड़ी एक बात है कि अगर जैसे देशज भाषा नहीं मामले में हमको सबसे ज़्यादा इनका संरक्षण ही करना है। बिल्कुल इस पीढ़ी को जैसे एक बच्चा सामने खड़ा था, अगर कोई आगे पढ़ने वाला, हमारे अपने बच्चे को कहीं आया आलता पैर में लगा हुआ चोखा, तो हमारे चोखा क्या होता है, तो ये शब्द हमारे गायब न होने पर इनकी जो ये भी बने रहते, जिस दिन ये गायब हो जाएंगे उस दिन वो परिवार परिवेश ही ओझल हो जाएगा इनकी आंखों से, जिसको रहना चाहिए। लेकिन एक शायद उसमें समस्या आएगी बाद में कि जिसे लिया फिर वहाँ नहीं चल रही है, कहीं पे भाषा कहीं पे, तो वो लोग आपस में कनेक्ट करने
वो जो मल्टी स्टोरी जाए, क्योंकि अब तो आप शहर चले गए हैं, अब आप कोई क्षेत्र की सीमा में तो बंद नहीं गए। अब जब आप गोरखपुर में जाएंगे, जब आप उधर, तो आपको लगता है कि इन शब्दों को वहाँ पे थोड़ा सा रोड़ा मिलेगा, थोड़ा भाषा की समझ न होने की वजह से जी ऐसा हो सकता है। जैसे आलता शब्द तो साहब इधर के लोग जो है आंचलिक भाषा की एक समस्या ही उसके सामने है, इसीलिए आंचलिक जुड़ाव की बात कई स्तर पर हो रही है। राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भाषा को लेकर के इसकी अक्सर इस पर विमर्श होती है, चर्चा होती है, गोष्ठियों सम्मेलन भी होते हैं कि कैसे ये भाषाएं सब एक दूसरे रिश्ता कैसे बनाएं जी, और इस पर हमारे जो भाषा में है काम भी कर रहे हैं जी, इनके निर्माण का समानांतर कोष इस पर काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जीवन काल में सर कोई ऐसा किसी भी लेखक को, बड़ा छोटा, कहीं ना कहीं एक उसका महबूब शायर या महबूब लेखक होता, मतलब अपना प्रिय लेखक, जिसको वो खुद जो है एक आदर्श के रूप में अपने वो केवल एक ही है, तो कौन रहा? मेरा आदर्श केवल एक ही है और वो है श्याम। बहुत अच्छी बात। किसी ने सचिन तेंदुलकर से भी एक बार ऐसा एक प्रश्न पूछा था, कहीं हम छाया से बचने की कोशिश करते हैं जी, हमेशा छाया से बचकर चलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए शायद इसीलिए ईश्वर की कृपा कहें या हमारे जो बड़े मुख्य रूप से जो अध्यापक हमारे हैं आज भी हैं वो जी, क्या बताएं आपको, इतना मीठा रेफरेंस है जी, जब हम बकेवर गए उनके पास जी, तो हमारे साथ में चला, उन्होंने कहा कि मिश्रा जी श्याम सुंदर आपसे मिलने आए हैं। मिश्रा जी का पैरालिसिस हो गया था, वो बेचारे लठिया टेकते, अरे बउआ, अरे बउआ, वो अपने हाथ का वो सिंघाड़े के जो रसगुल्ला बनते हैं ये अपने हाथ से, वो अध्यापक जिनके सुबह शाम छूटे थे वो अभिमान देते, लगता है कि क्या ये कौन सा अध्यापक है, ईश्वर ने क्या हमारे लिए ही उनको भेजा था, हमारे ऐसे बच्चों को भेजा था कि आज भी उन हाथों में वही तासीर है। तो ये जो भाषा की और इसकी जो बातचीत आई है, ये बात केवल इसकी है कि जो कथ्य आप ले रहे हैं, जो पात्र आप ले रहे हैं, जो परिवेश आप चुन रहे हैं, अगर आप उनकी भाषा नहीं लेंगे तो आपका लेखन बेमानी लगेगा, समीक्षक की नज़रों में बहुत मार खाएगा। लेकिन एक चीज़ कुछ ऐसे निकल के आती है, जैसे हालांकि ये बात थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे पिक्चरें बन रही हैं और वो कई बार कुछ बलगर कर देते हैं, तो मुझे पूछा जाता है कि आपने ऐसी कहानी क्यों चुनी? मुझे आज के दर्शकों को यही पसंद है। नहीं, वो क्या आपके लेखन में भी ऐसा नहीं, कहीं ऐसा वो केवल कि अगर वैसे हमको मीडिया नहीं ध्यान दे रहा तो हमको टेढ़ी मेढ़ी बात कह देंगे तो हमारा 2 दिन तक टीआरपी और आपकी जो है आप उसी को लेके चलेंगे, आप उस पर बेईमानी होगी और हमारी माँ खड़ी दिखती है। अगर हम कहीं झूठ बोलते हैं या कहीं पर कोई ऐसी चीज बोलते हैं तो लगता है वो सामने। ठीक बात है। आपको हर पर वो गोजी शब्द का इस्तेमाल किया आपने कि माता जी गोजी लेके खड़े हो गए, हरी गोजी लेके खड़े रहती थी और शाम हो कि नहीं कि वो छड़ी लेके निकल पड़ती थी काम कुबेर बेरिया हो गई, सब घर में आके पड़े आके बैठ कर। अच्छा, तो प्यारे पुरवा की लैंग्वेज के बाद, उस भाषा के बाद भी आपकी कोई और पसंदीदा लेखन शैली है, पसंदीदा लेखन भाषा है? लिखने में मुख्य रूप से हमारी विधा है लंबी कविताएं, और लंबी कविताएं भी दूसरा संग्रह हमारा पहले आ चुका, लंबी कविताओं 2 आ चुके हैं, तीसरा अभी तैयार हो गया है जी, खरोंचे उसका नाम है। अच्छा, खरोंचे। तो ये प्रकाशक नहीं दे सर कि आगे स्क्रिप्ट की स्टेज में। अच्छा, प्रकाशक को दे रहे हैं जी। तो उसमें जहाँ जहाँ नाखून गाढ़े हो गए हैं वो घाव बन गए हैं, घाव बन करके वो उनमें मवाद पड़ गया है। मवाद पड़ने के बाद जब बह के पूछ के साफ हो जाता है तभी राहत मिलती। तो जब उस पीड़ा की बस्ती हम पूरी तरह से कविता में ढाल लेते हैं और उस पीड़ा की बस्ती में वही घनी बस्ती के सारे दुर्गुण हैं, वही सारे खुशियाँ हैं, वही सारी खुशबू है घनी, ये भी उसमें आता है, मगर वो कम है, वो चीज़ें ज़्यादा हैं।
पर्दे के पीछे घर में क्या हो रहा है ये अपने आप खबर बनकर के बाहर आ जाता है। वो जैसे वो मदार के कुड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, किशोर किससे किस तरह से उस बस्ती में, तो इनको लिखते लिखते एक्चुअली हमारी कविता जो लंबी होती है उसका कारण यही है, कविता से ज़्यादा लंबी हमारी पीड़ा। तो हम कविता रोकते नहीं हैं, जब वो पीड़ा हमारी वहाँ पर बिल्कुल हमको निवृत्ति जैसे मिल जाती है, जैसे माँ घोड़े को साफ कर दे बिल्कुल और पट्टी बांध दे, आप ठीक है, तब फिर अपने आप आगे खत्म होते हैं, वहाँ को अपने आप बिल्कुल उसके आगे आप एक शब्द नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और दिमाग में आ रही है मेरे कि वो जो था संघर्ष था, माँ थी, वो तो अपनी जगह है, और वो पीड़ा फिर युवावस्था में, किशोरावस्था में आए, फिर शादी हुई, नौकरी भी आया, फूल भी घर में मिले, और अभी भी आप दोनों लोग साथ में हैं। वो पीड़ा कहीं ना कहीं आनंद में भी बदली होगी कभी, तो आनंद के लिए कुछ क्षण आए होंगे वैसी कविताएं निकली जी। मतलब वो पीड़ा क्यों हावी रही है कि ये जिज्ञासा मन में रही? पीड़ा वो अब तक हावी है, और स्वभाव में जो गुस्सा हमारे बसा हुआ, हमने इसको कई जगह लिख करके भी रखा हुआ है। इसके बाद में आज भी एक पोस्ट पढ़ रहे थे फेसबुक में कि गुस्सा क्यों आता है आदमी जी, और जिस आदमी को गुस्सा आता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं जी, 4 पॉइंट दिखाए उसमें। तो एक्चुअली ये गुस्सा हमारा उस समय इतने गहरे उसके बीज पड़ गए थे कि अब वो बीच बीच में अभी भी आंकवा, और जैसे हमारे मन का कोई काम नहीं होता, जैसे कागज ऐसे पड़ा जी, तो हम ऐसे पड़े इसको नहीं देख सकते जी, इसको सीधे क्यों नहीं रखा आपने जी, हम तुरंत टोकेंगे जी, ये स्वभाव जैसा बन गया कि ऐसे रहना जी, और मैनेजमेंट है जी, आपके पास हाउस कीपिंग है जी, तो 50% चाहे लेखन की जंग हो, चाहे व्यवसाय की जंग हो, 50% आप इन्हीं दो के माध्यम से जीते लेते हैं। ठीक है। और आज के व्यावसायिक जीवन में जी, बाकी पैकेजिंग बढ़िया अगर आपकी है, मैनेजमेंट बढ़िया, तो फिर कहने क्या है। कविता में, साहित्य में आजकल कंटेंट्स नहीं है, डब्बा खोल के बाद में देखा जाता है, पैकिंग और मैनेजिंग सारा जोड़ लोगों का इस पर है। आप कैसे आपकी जितनी भी विषय थी कि आपने वो जीवन जिया, सब कुछ जिया, पीड़ा से आनंद की, इसमें आनंद और खुशियाँ वाली बात जो थी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सुख तो बहुत मिला विषय, नौकरी बहुत अच्छी हो गई, पढ़ाई बहुत अच्छी मिल गई, मगर जिसको सचमुच खुशी कहते हैं वो खुशी दो एक बहुत नन्हे नन्हे मौके आए जब खुशी मिली, सुख तो बहुत मिला, दोनों में फर्क। देखिए, सुख और खुशी का भी अंतर आ गया, बहुत बड़ी बात। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं उपमान पर मैंने काम किया था तो 70 साल के जितने बड़े लोग थे, सबके बाद घर घर जाके हमें तैयार किया पूरे कानपुर में, हमने चक करके जिस दिन मिश्रा जी KSD कॉलेज में फंक्शन था इसका, 70 साल के ऊपर के लोग इधर बैठे, 70 साल के कम के लोग जिनको सम्मान करना है उधर बैठे, तो दोनों की आंखों की चमक जो देख रहे थे, वो खुशी में दोबारा ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ मिले। अच्छा, मैंने बैसाखी लगा कर आए लोग, कंधे में अपने पत्नी के कंधे में, विरोधी जी यहीं चिल्बई नगर से, वो कंधे में नहीं भैया हम जरूर लाएंगे, कुछ आए जैसे लाएंगे, बीमार अवस्था में, और जब वहाँ पहुँचे हैं तो उनकी आंखों चमक देखने वाली, वो दोबारा कब देखने को मिलेगी। ये जो कोर्स हम तैयार कर रहे हैं, इसके पीछे भी भूमिका ये थी कि इसमें अगर 1000 रुपये दे करके छपने वाला कोई आदमी छप रहा है, वो नहीं छपेगा। आज अगर कोई छोटा लड़का राजीव मिश्रा या विकास और इनके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो क्या इनका नाम कोर्स में नहीं आएगा? उसका उद्देश्य केवल यही है कि साहित्यकार गुमनाम न रहे, उसके पास पैसा हो या न हो, उसका नाम आज के लिखने वालों में शामिल होना चाहिए। और इसी बात से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा कि जो पीड़ा आपने उठाया कि साहित्यकारों का नाम,
जो मौजूदा मैं देख रहा हूँ स्थिति अपने शहर की और कमोवेश इसी तरह से सभी जगह में है कि युवा जो लिख रहे हैं वो आगे आने के लिए उत्सुक हैं। उनमें कुछ युवा दो वर्ग हैं, एक युवा है जो अपने आप को इतना उठा हुआ मान रहे हैं कि वो करते, बाकी सबको किसी स्तर का नहीं मान रहे हैं, उनके लिए नहीं। मगर जो आम युवा है जो लिख रहा है उसको उचित स्थान मिले। और एक है गुरुओं की फौज पहले से ही जो स्टैंप लगाने को बैठे कि मेरे कैंप में आ जाओ। तो जो कवियों का एक कैंपिंग हो उससे युवा निकल के एक अच्छा रचनाकार हम लोगों को आगे मिलते रहे। ये एक सतत प्रयास लेखन का एक अविरल धारा बहती रहे। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, युवाओं को कैसे आगे आना, और वरिष्ठों को भी क्या कितना नम्र और कितना विनय होना चाहिए। साहित्य में गुरु प्रथा के हम खिलाफ हैं। हम केवल गुरु प्रथा को वहीं तक मानते हैं जहाँ तक विधा का संबंध है। संवेदनाएं आपकी अपनी हैं, मिश्र जी की अपनी हैं, अनुभव अपने हैं, कलम अपनी है, दुनिया अपनी है, भाषा अपनी है। ठीक है। गुरु हमको हमारी संवेदनाओं के ऊपर चढ़ कर के बैठ जाएगा तो पहचान गुरु की होगी। और अगर वो अव्वल तो वो गुरु जिसको आप कह रहे हैं वो सुना है नहीं, गुरु घंटाल साहब वो चढ़ कर के बैठ जाएंगे कि मिश्रा जी को ये तो हमने ठीक कराया, विकास जी को ये हमने बताया था। वो विकास जी की पहचान को मारने के लिए, अपने को आगे करने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं, जबकि सब कुछ विकास जी का है, सब कुछ राजीव मिश्रा का है। अगर चुनाव की कविता राजीव मिश्रा ने लिखी है तो वो अपने अनुभव से लिखी है। उसमें श्याम सुंदर निगम जैसा कोई आदमी केवल इंटरेक्ट तो कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो अनुभव, वो यात्रा। आप जो गीत लिखते हैं, जिन संवेदनाओं के साथ लिखते हैं, कोई भी गुरु किसी की संवेदना में अगर हस्तक्षेप करेगा तो उससे बड़ा कोई बेईमान आदमी है क्या? भाषा ठीक, सिर्फ के स्तर पर कि भाई आप छंद लिख रहे हैं तो जरा ये ठीक कर लीजिए, इसके वर्णिक है, मात्रिक है, तो जरा इसको आप ठीक कर लीजिए। वहाँ तक गुरु का स्थान। संवेदनाओं पे टच नहीं, संवेदनाओं पे हस्तक्षेप हम तो फिर बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। उसकी अपनी पूंजी ठाती है, वही उसकी पहचान है। जी। अच्छा, बड़ा शब्दकोश आप बना रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, और आपने जैसे कहा कि मैं लोगों को जो नौ पहले ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो कानपुर का हमारा है नहीं, वो जो भी है, हम केवल एक बड़ा नाम जैसे उसको क्लर्क काम करता है, लेबर काम करता है। देखिए गंगा जी आई धरती पे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगीरथ को कोई भूल जाए ये बात बिल्कुल नहीं, गाड़ी का ड्राइवर होता है। तो भगीरथ तो आप है ही हमारे साथ नहीं, भगीरथ गलत शब्द है। हमारे साथ 13 लोग लगे हैं, आप तारीफ करेंगे। हाँ, वो टीम है पूरी। कि हमारी पत्नी भी रिटायरमेंट के बाद 75 साल की वो भी है, वो भी कंप्यूटर चलाना सीखे और हमारे साथ रात में 12 बजे तक बैठते ही काम करने के। और जितने हमारे साथ में रिटायर्ड लोग हैं कर रहे हैं, तो इसको लोगों ने, सब लोगों ने जिसको हमने बताया उसमें इसको पूजा के रूप में लिया। नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये कि कार्य करना, कार्य में जुड़ना और कार्य में जुड़ने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम है, अगर आप कहें कि हम अकेले धो लेंगे, चल लेंगे, संभव नहीं। और किसी को जोड़ने में जो मन से जुड़ रहा है, कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी सहयोग दे रहा है और उसमें भी कि आखिरी में हम नाम अपना लिख दें और इनको सबको छोटे छोटे अक्षरों में लिखे गए, इससे बड़ी बेईमानी। साहित्य में जो गिरावट या जो इसमें जगह जगह धब्बे दाग लगे दिखाई देते हैं, वो बड़े लोगों की बेईमानी के कारण दिखाई देते हैं। क्या तथाकथित जो बड़े लोग हैं, कोई छोटा लड़का है आपसे बढ़िया लिखा रहा है, उसकी तारीफ करने में क्या है, उसके आज के अनुभव, उसकी आज की चुनौतियाँ हैं। हमारा पुराना गाँव था, इस बच्चे का आज का शहर है, जो शहर की चुनौतियाँ उसको झेलनी है, वो ये लिख पाएगा, हम नहीं लिख पाएंगे। हमको उसकी नज़र से देखना पड़ेगा। नहीं, बात में ऐसी बात उठाई तो एक बात और भी निकल के आती है, भाषा की जो विकृतता है और तमाम बातें हैं। तो उसमें ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब तो एक तो हिंदी है, फिर सही शब्द है, फिर सही मात्रा है, लेकिन अब जब व्हाट्सएप और फेसबुक की भाषा आ गई है, तो ऐसे में जो नया रचनाकार है वो अपने को कैसे ठीक करे, किस भाषा में बांध के रखे, क्योंकि उसके सामने दो भाषाएं हैं,
एक जो साहित्य से जुड़ी हुई है, एक- दूसरी जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे चल रही है। एक बार मिश्रा जी अक्सर बोलते हैं, जी जब कभी मौका मिलता है आपको बुला जी। लेते हैं बोलने के लिए, जी कि हमारे आज के लोग, जी उसमें श्याम निगम भी शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा पढ़ते नहीं, बहुत लिखने में झुके हुए, लिख डालें, किताब छपा डालें, बांट दें और धूमधाम भरे लोकार्पण करवा लें, अखबार में दौड़ दौड़ के डायरी लगा दें, छपा के नहीं छपा, उनको डायरी दे दें तो छप जाए हमारा, इसमें ज़्यादा जोर दे रहा है। जो लिखा है एक लाइन उसमें ऐसी लिख दें कि पढ़ने वाला ये कह बैठे कम वक्त क्या चीज़ लिखी, पढ़ने वाला ये कह तो उठे अरे यार क्या लिखवा रहे हैं। शुक्ला जी की लाइन हम अक्सर कोट करते हैं, फतेहपुर वाले IAS, कितनी बढ़िया लाइन उनकी है। या अग्नि में जो कमाल साहब ने अपनी छोटी सी कविता लिखी है, कमाल की कविता है, 7-8 लाइन की, अपने गांव को परिचय देते हैं कलाम साहब जी। वो समुद्र में उठती लहरें, सुनहरी रेत के आगे जंगल, और इसी जंगल के बीच से जाते हुए छोटा सा मेरा घर। ये कलाम साहब जो वैज्ञानिक इतने बड़े, तो जब कवि निकलता है तो उसके भाव जो उसके अंदर ओरिजिनल आते हैं वो निकलते हैं। अगर इन बच्चों को इनकी भाषा के अंदर छेड़छाड़ करेंगे तो ये अपने रचना के प्रति ईमानदार नहीं रह पाएंगे, हमारे सुझाव और तथा के उल्टा जाएंगे। हमें इन्हें उपदेश देना बंद करना है, इनको केवल रास्ता दिखाना है, उपदेश नहीं देना है। ये होना होता तो नानक और कबीर से ज़्यादा उपदेश देने वाला कोई है नहीं, सारी दुनिया अभी तक ठीक हो गई। बहुत अच्छी बात है। शब्दकोश किस स्थिति में पहुंचा सर? वो लगभग 80% काम हो गया, टाइप हो गया, कंपैरिजन का, अपडेशन का ये काम चल रहा है। कुछ उसके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएंगे तो ये शब्दकोश देखिए क्या नाम है, कहाँ से शुरू देखिए किया गया? उसमें ऐसा नाम तो उसका है हिंदी साहित्य और साहित्यकार कोश। उसके नीचे के लाइन में डाट 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 से डाट 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 तक, माने जहाँ से हमको जो भी मिला, पहला गद्य लेखक गोरखनाथ जी 19वीं शताब्दी से लेकर के, और आज राजीव मिश्रा या श्याम निगम लिख रहे हैं तो उनका नाम उसमें होना चाहिए जिन तक हम पहुँच पाए। ये जरूरी नहीं कि हम तक के पास पहुँच जाएं, हमारी अपनी सीमाएं हैं, अपनी क्षमताएं हैं, और तक आप नहीं पहुंच यथा कोई संभव ऐसा तरीका है कि जो आप तक पहुंच सके, जो लोग छूट रहे हैं अगर आपसे संपर्क, हमारे जो भी दर्शक हमारे कई बार हमने फेसबुक में डाला है, हमारे जो मित्र हैं उनके सबको, ये मैंने आपका अगर व्हाट्सएप नंबर लोगों को आता है तो आप लोगों से कह सकते हैं बेझिझक कि हमारे व्हाट्सएप नंबर में किताब के आप जो बायोडाटा पीछे छपे हुए वो भेज दीजिए, हम निगम साहब को भेज देंगे, वो उसमें शामिल कर लेंगे। और किसी का एक पैसा कुछ नहीं खर्च होना। परसों एक जगह हम शादी में गए थे तो सुरेश अवस्थी यहाँ फंक्शन था, तो कई लोगों ने कहा साहब सरकार से हो जाएगा, ये होगी, पैसे का आपने क्या इंतजाम किया? हम कहा बिल्कुल चिंता न कीजिए, श्याम सुंदर निगम 3 लड़कियों की शादी कर चुके हैं, ये उनकी चौथी लड़की है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। ये मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सर ने कहा कि किसी के पास भी अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो इस एपिसोड को देखने वाले समस्त दर्शक जो किसी प्रकार इस शब्दकोश तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो अपने कमेंट जो एपिसोड के कमेंट बॉक्स में भी अगर अपना डिटेल भेज देंगे तो आप श्याम सुंदर निगम तक जरूर पहुँचा देंगे, ताकि आपका नाम भी वो डॉट 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 से डॉट 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 तक के बीच में शामिल हो सके। और मैं आभारी रहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं सर, हम सब आपके आभारी रहेंगे। उसका हिस्सा है, आपसे अलग मैं कहता हूँ मेरा काम नहीं है जी, ये कानपुर का काम है। बिल्कुल बिल्कुल जो मैं करके जाएगा ये मेरा काम नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कानपुर की सर्जरी का नाम हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में आपकी वजह से रोशन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, एक बात और बताइए, एक बात और दिमाग में आ रही है कि आजकल जो उपन्यासकार हैं और जो और कहानियाँ भी आप देख सकते हैं, अभी पिक्चरें भी आ रही हैं, तो नया कंटेंट ना लेके एक तो पौराणिक कथाओं को ले रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर वो अपनी ही बात कर ले रहे हैं, सब अपभ्रंश हो रहा है। पुरानी कथाओं को जी इनकैश, आपकी दृष्टि में सर इनकैश करना जी, उसमें उनका ओरिजिनल कोई रिसर्च वर्क नहीं है जी, उसको तोड़ मरोड़ करके
जानबूझ करके ऐसा बनाने के लिए कि उसमें कंट्रोवर्सी पैदा सर हो। ये क्या स्वास्थ्यवर्धक है अपने नहीं, साहित्य के साथ, ये इतिहास के साथ, ये हमारी संस्कृति के साथ? ये हमारी संस्कृति में विकृति पैदा कर रहा है। ये अब सांस्कृतिक कुछ माहौल प्रबुद्ध लोगों को नहीं, आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, मगर प्रबुद्ध वर्ग भी बटे हुए हैं। अच्छा सर, क्या कभी सोचते हैं कि प्रशासन या सरकारें भी इस ओर सेल्फ एक्नॉलेज करेगी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? जब सरकारें हस्तक्षेप करेंगी तो स्वाभाविक है कि चूंकि हम लोग ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं कि दूसरे लोग कि सरकार कर रही है, ये सरकार कर रही है, जब ये करेंगे तब वो खड़े हो जाएंगे। हमें स्वयं विरोध में आना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको खुद को संस्कारित करना है, जी साहित्य से हमको खुद को प्रमाणित करना है। एक प्रश्न हमने किया था डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे से, अच्छा कि पांडे जी इस पर आप विचार कीजिए, लोग कह रहे हैं कि भारतेंद्र जी ने हिंदी के उन्नयन में इतना बड़ा योगदान दिया। हम ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, पांडे जी से पूछा हमने कि हिंदी को हमने ऊंचा उठाया या हिंदी ने हमको ऊंचा उठाया? इस पर हम चाहते हैं तो उनका निगम साहब आपने बहुत उस तरह का प्रश्न किया है, ये साधारण तरह से यहाँ जवाब नहीं दिया जा सकता, इस पर हम लोग बैठ के बात करेंगे। और आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। तो हिंदी की रोटी तो सब खा रहे हैं, हिंदी की करने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, ईमानदारी से बढ़ाने के लिए अपने का प्रोजेक्शन दूसरा है और हिंदी को प्रोजेक्ट करना दूसरी बात है। हम सब जगह हम चढ़े बैठे रहे और बीच में हिंदी 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 जोड़ दें तो उससे हिंदी का कुछ भला नहीं हो रहा। हिंदी आगे चले, आप उसके पीछे चल रहे, हिंदी अपना बैनर लेके खुद चले, हम उसके पास पकड़ने। भाषा की लोग, नॉट ओनली हिंदी, कोई भी भाषा है बड़ी प्यारी भाषा, उर्दू भी बहुत प्यारी भाषा है, आंचलिक भाषाएं हमारी। आपके देखिए भोजपुर की भाषा क्या गजब का लालित है, रमा सत्तर भा। आप देखिए इस भाषा को जब वहाँ के लोग बोलते हैं, अभी तक आप सो रहे हैं। और कानपुर की हमारी ठेठ भाषा, अंतर्वेद की भाषा, तो भाषा का क्षेत्र के साथ करेगा, कोई भाषा खराब नहीं है। हम जानते नहीं इसलिए कहते चले यार क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आता, जाने क्या बोल रहे हैं, नहीं, हम उसको बगैर जाने हमें एक कमेंट करें। हर एक की भाषा अपनी मातृभाषा है, उसकी माँ की जैसे सम्माननीय है, और जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं हम वैसे ही दूसरे की माँ का भी सम्मान करते हैं। बिल्कुल हम जाने सब में हमको एक सर चलते चलते जो बात आपने कही भाषा वाली बात, तो हम लोगों के भाषा में जैसे कोई चीज़ कभी भी, तो भाषा में भी, भाषा के प्रयोग में भी परिवर्तन समाज के हिसाब से। तो अगर आधुनिक भाषा का प्रयोग तो किया जाए, मगर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हम लोगों के जो नई है उसमें पाश्चात्य सभ्यता तो नहीं कहूँगा, बल्कि पाश्चात्य लेखन को जबरदस्त गलत तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया है? जो आजकल के लेखक हैं जो बहुत युवा वर्ग के लिए लिखने का दम रखते हैं, उनके लेखन शैली को तो अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर लेखन शैली समाज और संस्कृति के हिसाब से होनी चाहिए। तो हमारी जो संस्कृति है उसके लिए किस तरह का चलते रहते हम चाहूँगा आपसे कि एक संदेश के रूप में हम सब लोगों को जरूर दें कि क्या ये सही है या नहीं सही है, तो कैसा लेखन होना चाहिए, ये क्या जिम्मेदारी है हम लोगों की लिखते वक्त, कि हम लोग अपनी भाषा में क्या चीज़ रखें जिससे हमारा संदेश हमारे युवाओं पर। हर भाषा उससे कथ्य से जुड़ा हुआ है। आपने कहाँ का थीम लिया है, कहाँ का कथ्य लिया है, कौन से पात्र लिए हैं, उस पात्र से वही भाषा आपको बुलवानी पड़ेगी जिस परिवेश से आपने उसको उठाया है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सबसे अलग हटकर है। और अगर कोई आपने ऐसा पात्र उठाया है जो उर्दू के परिवेश से आया है और उससे आप अगर ये वाली भाषा बोलवा रहे हैं तो आपकी लेखनी में वहाँ पर पैच देते हैं। और अगर वही भाषा बोलवाएंगे, बराबरी में खड़ा होगा, तो आपकी भाषा भी समृद्ध होगी, वो भाषा भी समृद्ध होगी। तो हमको उससे परहेज नहीं करना है, उसका प्रयोग सही ढंग से करना है। कहाँ पर उसको प्रयोग करना है, यहाँ पे कथ्य को निर्भर करता है, आपके पात्रों को निर्भर करता है। आप महसूस कर रहे होंगे इस लेखन के भविष्य को, जो आजकल के
कमी हो रही है, कुछ सब रद्द हो रहा है? नहीं, कमी इसमें एक तो हड़बड़ी है लोगों की कि आजकल लिखने के लिए और जल्दी प्रकाश में आने के लिए लोगों के अंदर, जैसे आज एक मोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, हर लेखक आजकल समीक्षक हो गया है। समीक्षकों का, तथाकथित समीक्षकों का एक ऐसा एक जैसे मशरूम ग्रोथ कहते हैं आप, आपने लिखा, हम उसमें लिखे थे विषय ने ये बहुत बढ़िया लिखा, संवेदनाएं बहुत अच्छी करनी है और इन्होंने बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की। हमारा एक हमने लेख इसके ऊपर लिखा था, वो आप अगर फेसबुक को पढ़ेंगे, राम सुंदर श्याम सुंदर, वो सब एक दूसरे के पीठ ठोकते रहते हैं वो, तो ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। हम समीक्षक के रूप में उसको देख ही नहीं रहे, केवल आपकी किताब का परिचय दे रहे हैं, यहाँ छपी इतने रुपए इसकी कीमत है, ये इसका विषय है, समीक्षा उससे डरा। तो ये समीक्षकों की जिम्मेदारी है। समीक्षक कोड़े नहीं चलाएगा, और समीक्षा में भी अंतर होना चाहिए। समीक्षक उसके ऊपर कोड़ा नहीं चलाएगा लेखक के ऊपर, और न लेखक समीक्षक के कहे के हिसाब से चलेगा, मगर समीक्षक टार्च दिखाता है, रोशनी दिखाता है, भैया ये रास्ता जिसमें आप जा रहे हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, आप देखिए, इसको समझ लीजिए, आप जिस सवारी से जा रहे हैं, जिस गाड़ी से जा रहे हैं, ये आपको देखना जरूरी है। वो ये नहीं करेगा कि चलो पकड़ के वहाँ पार करा देते हैं चलकर, अगर वो ये करेगा तो उसका रचनाकार मर जाएगा उसी में। ये करने लगा, या समीक्षक की बैसाखी लेने, समीक्षक सक्सेना जैसा लेखक कहता है कि अगर हमारी रचना को बैसाखी लगाना पड़े तो उस रचना को एक फाड़ करके फेंक देना ही अच्छा है। सर आप एक बहुत बड़े समीक्षक हैं। नहीं, ये किसने कह दिया? तो पाठक, हम लोग सुधी पाठक थी। तो ये एक समीक्षक जो पाठक की दृष्टि रखता है तो उसका क्या संदेश होता है जो आगामी जो रचनाकार हैं? हम कोशिश ये करते हैं, हम जितने भी लिखते हैं, एक तो कोई किताब हमारे पास आती है जी, तो हम उसका भूमिका छोड़ करके रचना की एक लाइन नहीं छोड़ते पढ़ने से। भूमिका हम किसी की नहीं पढ़ते कि किसी ने क्या लिखा, किसी ने इनको महाकर बनाया है क्या, उससे हमें कोई मतलब नहीं। पढ़ने के बाद में हमारी अपनी प्रक्रिया है, हम उसमें उस रचनाकार को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसकी जमीन क्या है, इसका परिवेश क्या है, जो इसने लिखा है। अभी एक बहुत अच्छा संग्रह आ रहा है आप लोगों के सामने, मरमारों के शिकार, लोकेश शुक्ल जी का। कमाल का साहब, 4 दिन तो हम उसमें इसी में किए। मरमारों का शिकार इतना बड़ा गीतकार और केवल अपनी आधी कविता का शीर्षक दे रहा, और इसके बाद की जो कविताएं हैं हमारी उनसे बातचीत हुई, हम बगैर बातचीत की समीक्षा फाइनल नहीं करते, रचनाकार को बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं, भैया हमको ये समझ में आई आपके बारे में, अब आप अगर इसमें से कुछ हमको नहीं तथ्यात्मक कोई टिप्पणी हम कोई नहीं बदलेंगे, तथ्यात्मक अगर कोई गलती है वो हमको आप इंगित कर दें। तो जब उनसे बातचीत हुई और हमने उनकी किताब फिर दोबारा पढ़ी तो हमको ये लगा नहीं, लोकेश जी इधर तो शिखर के इस तरफ को मनमारे लेकर खड़े हैं और शिखर के उस पार बहुत बड़ा चिंतक खड़ा हुआ क्या होता। तो हम कर लेंगे, पहले हमने शीर्षक बदलने को सुझाव दिया था, फिर करना शीर्षक यही रहेगा, इससे बढ़िया शीर्षक कोई नहीं, हम थोपेंगे नहीं वहाँ। रचना हमारे लिए सबसे पूरी रचना, उसके बाद रचनाकार आप लोग जो लिख। समीक्षक तो समझिए परजीवी है, समीक्षक तो परजीवी है, रचनाकार ही और रचना ही उसका वो सामग्री है उसकी। और उसकी अगर पूजा, गुलाब के फूल में अगर चींटी रेंग रही तो हमें उसको निकालने के लिए देखना है कि इसमें दाग न पड़े और चींटी निकल। समीक्षा का काम ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। और चलाते हैं जबरदस्ती अपनी समीक्षा गिरी दिखाते हैं तो हमको लगता है उससे बड़ा बेईमान कोई समीक्षक है नहीं, चाहे उसे न निगाह हो चाहे कोई। जैसे सर आप रचनाओं में रचनाकार बोलते हैं, समीक्षा हो तो आपने बताया कि आप भी रचनाकार, कभी आपको कोई आपको देंगे हम रचना में, आप उसमें देखेंगे कि 90% शब्द कोटेशन रचनाकार के होते हैं, हम केवल जोड़गाड़ का काम करते हैं, हम केवल उसको खड़ा करने का काम करते हैं। ये व्यक्ति है, धर्म के बारे में इसकी ये बात है, आस्था इसकी ये है,
इसके पॉलिटिकल चिंतन इसका ये है, वो उसकी रचनाओं से ही, उसके शब्दों से ही निकलता है। उसको खुशी होती है कि इसमें श्याम सुंदर निगम नहीं है, इसमें तो हम जिन श्याम सुंदर निगम से हम अभी तक रूबरू हो रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन श्याम सुंदर निगम जी की किसी रचना का पाठ भी हमारे दर्शक जो है जरूर सुनना चाहेंगे। लंबी रचना है, अगर कोई हम एक किसको पढ़ाएंगे? अगर कोई एक प्रतिनिधि छोटी रचना आपको लगता हो कि जो है उसके लिए एक रचना का आप कुछ हद उसके जो सबसे ज्यादा समर्पित इतनी करना बात है होने के बाद देखिए ऐसा है दर्शकों को। कि रेसिपी देखने के बाद चखने का मन तो अपने आप हो जाता है। तो जरूर जी आपने जो है वो सुनाते हैं जी, इतना बड़ा चैनल है और आपका आग्रह है, हमारा तो पहला साफा इस तरह से आप लोगों के बीच में बैठा था। नहीं सर, आपका बोल रहे हाँ, नहीं थे सर, कि आप- पता नहीं चलेगा, आपके- क्या पूछ लेंगे। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ, श्याम सुंदर निगम जी का इंटरव्यू लेने के लिए स्वयं हमको तैयारी करनी पड़ती। श्याम सुंदर निगम जी जो आप देख रहे हैं ये कोई साल सांसें गिनकर मिली, सांसें गिनकर मिली, यूं न जाया करो, सांसें गिनकर मिली, यूं न जाया करो, जिंदगी है भजन गुनगुनाया करो, जिंदगी है भजन गुनगुनाया करो। और उसी में आगे अंधेरा कभी जब डरने लगे, अंधेरा कभी, ये वो है जो गोष्ठियों में पढ़ने के लिए लंबी कविताएं याद जी नहीं जी जी ईमानदारी की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदेश है वो लंबी कविताएं हैं, बहुत सारी हैं, मगर वो टाइम भी अपना लेती हैं। अंधेरा कभी जब डराने लगे, मन के भीतर शिवाला सजाया करो, बहुत सुंदर। जिंदगी है भजन। काफी है तो जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है मित्रों। मैं अपने दर्शकों की ओर से जरूर कहना चाहता हूँ सर आपसे कि ये प्यास है बड़ी, ये जितना हम लोगों ने सुना आपसे उतना ही ज़्यादा सुनने बाकी है। और एक बात और है कि जो महान हस्तियाँ होती हैं उनको आधे घंटे के एक एपिसोड में बाधा भी नहीं जा सकता। तो ये तो खाली एक ट्रायल मैच था जिसको हमने आपको दिखाया। मेरे विचार से आपके कमेंट्स आपके बारे में जानने के लिए अभी और भी आएंगे और लोग हमसे कहेंगे कि हमको और जानना ना हो, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि श्याम सुंदर निगम जी शब्दकोश बना रहे हैं और स्वयं भी एक कोश है, ग्रंथ हैं जिनको अभी बहुत पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और श्याम सुंदर निगम जी आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत और धन्यवाद देता हूँ। और ध्यान रखें सभी लोग जिनका नाम अगर छूट गया हो शब्द आपकी उसमें लिखने के लिए जो आप बना रहे हैं शब्दकोश, उसमें हाँ, अगर कमेंट करिए और भरपूर कमेंट 79 85 320 725 ये नंबर है 79 85 320 725 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप भेज सकते हैं, या हमारे किसी कानपुर के मित्र के जिसका नंबर आपके पास है यहाँ से बाहर, उसमें भेज दे, वो हमको जानता है, हमारे पास अपने आप भेज देगा। वो जैसे हम करेंगे वैसे ही वो आपकी रचना की वो बायोडाटा का प्रेम करेगा। सादर आप आमंत्रित भेजें। चलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.